it's an approach or obsession with total quality development. क्या लिखा है? It's an approach or obsession with continuously improving quality. ये डर मार्किंग भी है। No, it's hard to use it. ऑनलाइन है ना उसका नाम अच्छा of continuously improving quality. नहीं आप मोबाइल देख रहे हो मैं लिखवा रही हूँ it's an approach अपनी में 5वीं दफा बोलने लगा it's an approach TQM बेटे जहाँ से छोड़ा था टोटल क्वालिटी में जल्दी से लिखो बेटे मैं बोलूँ कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बने टोटल क्वालिटी डेवलपमेंट TQM और उसमें लिखें it's an approach or obsession with continuously improving quality or obsession with continuously improving quality जल्दी करो हमजा with continuously improving quality by involving everyone in the organization quality by involving everyone in the organization and continuously working for improving every aspect of product and production working to improve every aspect of product and production so that goods are produced right in the first time. Goods are produced right in the first time. To stop under TQM philosophy, instead of waiting for mistakes to be identified, instead of waiting for mistakes to happen or identify, systems are improved in a way that faults do not occur. नहीं लाए इस वक्त दबाव ऐसा हुआ कि स्कूल के काफी काम आया है चेकिंग का और मैंने एक्चुअली मैंने ना जुमे को पेरेंट टीचर मीटिंग थी A levels की मैं उनके चेक करने को बैठा हूँ अनकॉन्शियस मैंने आप लोगों के पहले चेक कर दिया मैंने करने ही नहीं किया और ना मैं अब मीटिंग कभी करता हूँ आप लोगों की थी लेकिन पेरेंट टीचर मीटिंग में होगी जल्दी चेक करने से मैंने कि उनके रह गए और आपको चेक हो गए आपने एक प्रॉब्लम समाप्त कर दी रूट का टेस्ट पड़ा था एक छोटी स्मॉल से की प्रेजेंसी है ना कार्ड चलेगी ना जो करना है उसमें मैंने जाता है कार्ड नहीं बेटे इसमें तो आंसर इट वाजंट अबाउट अटेम्प्टिंग टेक्निक क्या आता ही नहीं था आपको फ्रेंकली नजर आ रहा है पहले पेज से नजर आ रहा था आप 40 मिनट छोटा है लास्ट 40 मिनट 40 अच्छा पहले कैलकुलेटर चेक करना मतलब ये हो गया अच्छा आखिरी मुझे को आखिरी पहले लिख लो बेस टू डिस्प्ले क्वालिटी और ये भी हेडिंग है बेस टू डिस्प्ले क्वालिटी नहीं अलग छोटा सा टॉपिक है बेस टू डिस्प्ले क्वालिटी
उसमें आप लिखिए, अच्छा ये पहले सुन लो जरा सारे, हमजा बेटे बात सुन लो जरा। अच्छा देखो होता क्या है कि आप लोगों को पहले दिन तारुफ कराया था एबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, और आगे तो आप उतने मंजूर थे या नहीं थे हैं? नहीं नहीं, इसका मतलब आप लोगों ने उस दिन ये डिस्कस किया था कि आप डीजल को और वैगनआर को नहीं मिला सकते क्योंकि उनके पैसे फर्क हैं, तो डीजल के लिए जितने पैसे दिए हैं उसको उसके हिसाब से असेस करोगे, और वैगनआर के लिए जितने पैसे दिए हैं उसको उसके हिसाब से असेस करोगे। अच्छा, अब इसी इसी का एक डीपर एनालिसिस ये है कि अगर एक गाड़ी है अच्छी या बुरी, एक पिज्जा है अच्छा या बुरा, एक आइसक्रीम है अच्छी या बुरी, तो इट शुड बी सेम एवरी टाइम, इट शुड बी सेम एवरी टाइम। और इसके लिए हमने एक लफ्ज सीखा है जिसको हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि अगर पेप्सी की पहली बोतल में 300 ग्राम चीनी है तो मिलियंस बॉटल में भी 300 ग्राम ही चीनी होगी, उससे कम या ज्यादा नहीं होगी। और अगर आपको लगे कि सर ये तो काइंड ऑफ ऑब्वियस है, तो मैं आपको बताऊं, देयर आर प्रोडक्ट्स जहां पे प्रिसीजन नेक्स्ट लेवल पे रिक्वायर्ड होती है, जैसे दवाइयां हैं, इतनी इतनी सी दवाइयां होती हैं, बात बिल्कुल छोटी छोटी सी। और जैसे हार्ट अटैक में आई थिंक गोली की जो जुबान के नीचे रखते हैं छोटी छोटी गोलियां होती हैं, तो अगर उसमें कोई भी केमिकल 18-20 के फर्क से वेरी कर जाए तो उसका इफेक्ट कैन कॉस्ट यू अ लाइफ और कैन सेव यू अ लाइफ, इस तरह से मामला होते हैं। सो प्रिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए हमने लफ्ज सीखा स्टैंडर्डाइजेशन का। इन सारी बातों का हमारे इस टॉपिक से क्या ताल्लुक है? क्वालिटी का एक एस्पेक्ट ये है कि एवरी टाइम यू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इट शुड बी आइडेंटिकल। अगर आपने टोयोटा करोला का टॉप मॉडल जो है उसको आपने मोटरवे पे 150 की स्पीड पे जाते हुए अचानक ब्रेक लगाई है और इनर्शिया ऐड करके भी उसको 5 सेकंड लगते हैं एब्सोल्यूट स्टिल होने में, तो जितनी दफा आप उसको 150 की स्पीड पे लगाओ, क्योंकि अगर फैक्टर कांस्टेंट वो 5 सेकंड के अंदर उसको हॉल्ट पे आ जाना चाहिए। ये हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें। ये जो हमारा अगला टॉपिक है क्वालिटी डिस्प्ले कैसे हो सकती है, इसके लिए कुछ सर्टिफिकेशन है। कंपनियां आपका ये जायजा लेती हैं कि क्या आपका चीज बनाने का प्रोसेस डिफाइंड है, स्टेप बाय स्टेप, मटेरियल कैसे खरीदते हैं, उसको प्रोसेस कैसे करते हैं, हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। तो असम्पशन ये है कि अगर आपका बनने का तरीका वायलेट नहीं होगा तो आपकी चीज का रिजल्ट भी वायलेट नहीं होगा। अगर आप हर दफा सेम तरीके से चीज बना रहे हैं तो हर दफा सेम चीज बनेगी। इस चीज के लिए एक सर्टिफिकेशन होती है जिसको आईएसओ सर्टिफिकेशन कहते हैं। अब उसके भी मुख्तलिफ वेरिएंट्स आ गए। छोटकर जब शुरू हुई थी तो आईएसओ 9000 कहलाती थी, अब मैंने पढ़ा कि आईएसओ 14,000 और पता नहीं क्या क्या आ गया। तो उसका कॉन्सेप्ट है वो ये कि इट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आप जिस तरीके से चीज बना रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, अप्रूव कराते हैं कि हर बार हम यही तरीका फॉलो करेंगे, तो जिन प्रोडक्ट्स में आईएसओ का सर्टिफिकेशन होगा हम टोटल ये अज्यूम करेंगे कि हर बार सेम तरीके से चीज बन रही है, हर बार चीज बन रही है, इसको आईएसओ सर्टिफिकेशन कहते हैं। तो लिख लेते हैं सबसे पहले बात। हाँ जी, नहीं ये अलग है, ये है वेज ऑफ डिस्प्लेइंग क्वालिटी। वो तीन थे, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये है वेज ऑफ डिस्प्ले। लोगों को कैसे बताएंगे, तो आप लोगों को बताओगे कि यार ये हमारा ऑफर है, इसको हमने आईएसओ 14,000 सर्टिफिकेशन या 9,000 सर्टिफिकेशन की है, तो यू वुड एज्यूम कि हर बार ये गुड एक ही तरीके से प्रोसेस होगा। पैकेजिंग, ऑब्टेनिंग, रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग एंड ऑल दैट, स्टोरेज, परचेजेस, सारा कुछ लिख लेते हैं इस बात को। ऑब्टेनिंग आईएसओ 9000 सर्टिफिकेशन, ऑब्टेनिंग आईएसओ सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, ब्रैकेट में लिखे 9000 और 14,000 एक्सेट्रा। चाहे तो लिख ले, आईएसओ से बनता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन।
so that consumers, after finding this stamp or sticker on a product, would know bracket में 9,000 or 40, so that consumers, after finding international organization for standardization, so that when consumers find ISO stamp or sticker on a product, so that when consumers find ISO stamp or sticker on a product, then they would know that their experience with the product would be same every time. Then they would know that their experience with the product would be same every time. Would be same every time. इशार हमारे कितने यूनिट्स के टेस्ट रह गए हैं? पहले का हो गया, दूसरे का हो गया, पांचवें का हो गया, तीसरे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और फिर चारों। हाँ जी, The 2 are left. फोर्थ और सिक्स बस। Yes, sir. Yes. अच्छा बेटो, एक बात सुनो, अल्लाह खैर रखे, आज 22 है, जुमे को इस दफा मेरा ऑफ होगा स्कूल पीटीएम की वजह से, तो सैटरडे क्लास उसी तरह से होगी, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारा लास्ट सैटरडे क्लास होगी फॉर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। तो आप में से जो बच्चे पेपर सेशन के लिए कंटिन्यू करेंगे अक्टूबर में, उनको मैं एडवाइस करूंगा कि स्टार्टिंग वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम पेपर 2, जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे 2021 से। तो आप लोगों को मेरा मशवरा ये होगा कि उसका बुकलेट ना लें, उसका प्रिंट आउट लें। बाजार में उसकी बुक्स भी मिलती हैं, लेकिन उस पर एतराज मेरा ये होता है कि आपको ना राइटिंग स्पेस की प्रैक्टिस करनी होती है, तो आपको एक्चुअल एक जो स्टैंडर्ड साइज होता है उसकी एडोब फाइल के प्रिंट आउट ले लें। और दूसरा जो बने बनाए सेट मिलते हैं वो बहुत मोटे होते हैं। अगर मैं आपका पेपर चेक करने के लिए घर ले जाना चाहूँ, भाई मैंने आपको होमवर्क दिया, तो या वो बुकलेट आपके पास होगी या वो बुकलेट मेरे पास होगी। इसलिए फॉर द टाइम बीइंग अगर आप लोग प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं तो सिर्फ 2021 के 4 P2 बनते हैं, 2 जून के आपका वेरिएंट और सेकंड अदर वेरिएंट, और 2 नवंबर के आपका वेरिएंट और अदर वेरिएंट। और जब आप प्रिंट आउट लेंगे तो इंसर्ट की फाइल जो डेटा होता है उसका वो अलग से होती है, उसको निकलवाना ना भूलिएगा, कई दफा बच्चे वो भूल जाते हैं। स्कूल में हो चुका है, वो खाली पेपर ले आए, इंसर्ट की प्रिंट आउट में निकलवाए थे। ये वाले काम आप लोग, भैया आप क्लाइंट को, मैं एम्प्लॉय सर, वो आप लोग है ना, अच्छा फ्रेंकली टॉक टू देम एंड टेल मी व्हाट दे से। अभी टाइम है, अभी हमारे पास अच्छा देखो, मुझे ये नहीं पता, मुझे ये पता है कि एक तो ये इसका पेपर सेशन है, एक वो एक आध कोई और तक 2 बच्चे को पेपर दे देखो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी न्यू एडमिशन इन अक्टूबर। अगर हो गए तो मैं पूछता हूँ नजीर साहब से, मेरी जाती तौर पर ख्वाहिश होगी कि फिनिशिंग जो है, क्योंकि P1 की प्रैक्टिस आप टॉपिकल कर रहे हैं मेरे साथ, 4 मिनट्स के टेस्ट हो गए, 2 रहे, पेपर 2 है जो आपका वो है नई चीज उतनी तो नहीं, लेकिन दैट नीड्स टू बी प्रैक्टिस। तो वो मैं चाहूंगा कि हम लोग पहले वो कर लें और फिर पेपर 1 उसके बाद टेस्ट के फॉर्म में एंड कुछ कर लेंगे, वो भी 21 के हैं। 21 के 8 पेपर मेरे साथ इंशाल्लाह करोगे, और 22 के फिर आप लोग मुझे अपनी होम असाइनमेंट के तौर पे, टेस्ट के तौर पे जमा कराओगे, तो मैं आपको चेक करके वापस चलो कल के दिन फ्राइडे को तो 4th यूनिट का आपका टेस्ट है, तो इंशाल्लाह मैं आज भिजवा दूंगा अकेडमी को, तो 4th तक हो जाएगा, फिर सिर्फ 6th रह जाएगा।
अब बेटा असल में ना बनाते हुए कई दफा होता है आपको सवाल अच्छे लगते हैं, आप कहते हैं ये भी डाल दो, ये पूछना जरूरी है, तो उस वजह से उसमें मैं नहीं कमिट कर सकता कि क्या होगा। मैंने भी बनाया, मुझे आई नॉट श्योर कि मेरे पास को पढ़ा हुआ है, मैं हो सकता है नया बना, तो उस वजह से जो इवन तो ये यूनिट 4 का मैट्रिक्स बना दूंगा। मुझे जो सवाल अच्छे लगे, लेकिन कोई होता है कि गट फीलिंग होती है यार ये वाला जरूर पूछना है इस तरह। तो चलो ये सबको मैंने बता दिया कि अगर आप लोगों ने अक्टूबर में पेपर्स के लिए कंटिन्यू करना हुआ तो प्रिंट आउट कीजिएगा, बुकलेट्स ना लीजिएगा, और वो भी 2021 के 4 P2 और 4 इंसर्ट्स। मार्किंग स्कीम का भी प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है, वो बाद में आप सॉफ्ट कॉपी देख सकते हैं, सिर्फ पेपर चाहिए असल में आपको और इंसर्ट। अच्छा, अब हम आते हैं इस चीज के ऊपर, क्या लिखा आपके सेंटर? हाँ कुछ और another way of announcing product quality is being rated high on consumer survey websites. Consumer survey websites. Or opinion polls in any form. Or opinion polls in any form. जी बेटे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 4th भी कंप्लीट हो गया। एक मिनट दिखाओ जरा, भी टाइम छोटा, लास्ट चैप्टर जल्दी हो जाएगा वो पहले का। 4 खत्म। चलिए सर सवाल अभी कर लो यार, ये तो इनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड था समझने के एक चैप्टर सर अभी सवाल करोगे ना इंशाल्लाह, ज्यादा आसानी होगी। बस बेटे मैं मेहनत करूंगा इंशाल्लाह। इकोनॉमिक्स का भी मैं कोशिश करूंगा, मैं आज मार्क्स दे दूंगा थोड़ा। अच्छा बेटे, ये अभी हम आखिरी यूनिट का आखिरी चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आज मेरा बोर्ड पे लिखने का मूड नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं बैठ के पास बेटे 6 यूनिट का भी लास्ट चैप्टर है। सवाल नहीं बेटे, अभी तो आपने कहा, मैंने कहा आपने करके भिजवा दिया। नाम बोलो उसका बेटे और नंबर बोलो। इंडेक्स में 6 यूनिट का लास्ट चैप्टर इंग्लिश में लिखा है पॉइंट। लो जी, अब बिजनेस एंड द इंटरनेशनल इकोनॉमी। बिजनेस एंड द इंटरनेशनल इकोनॉमी। बेटे चलो, आप सबको इस सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए मैं उठ जाता हूँ। अच्छा अहमद और विशाल, आप दोनों भी बेटे, मेरा मशवरा है कि अगर पेपर मुझसे शेयर करोगे ना, विशाल आपको ऑलरेडी प्रिंट आउट भी लेती हो। अहमद आप भी बेटे कोशिश करना, क्योंकि राइटिंग स्पेस की प्रैक्टिस करनी होती है, तो एक्चुअल पेपर के ऊपर सॉल्व करके तो फिर उससे चेक करवाओ। अहमद से इस बात की जो बेसिक अंदर है तो आप ये देते हैं जैसे कि आप
पेपर में अभी ये लोग पता नहीं मुझे पेपर में बेटे मेरा एक स्टूडेंट है जो अच्छे ग्रेड खाने जो अब अच्छे ग्रेड के बाद में रिजल्ट बढ़कर खिला सकता है, मैं उसकी फिक्र कर रहा हूँ। मेरी तस्वीर ना लगने देना बाहर, और टीचर्स की लगनी, मेरी क्यों नहीं लग रही? मैंने आपकी तरफ से पेपर नहीं दिया, आप जब मेहनत करोगे तो आएगी ना। अच्छा बेटे, ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है टॉपिक, सुनो, ये आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है टॉपिक और बिजनेस में भी है, सेम है, कोई फर्क नहीं है। होता क्या है कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो अपने मुल्क में बैठ के एक्सपोर्ट करने की बजाय दूसरे मुल्कों में फैक्ट्रियां लगाते हैं जगह जगह। जिस तरह यहाँ टोयोटा की फैक्ट्री है, जिस तरह यहाँ मैकडोनल्ड्स है, जिस तरह यहाँ पर लेट्स सपोज के वो है रीबॉक है, तो ये क्या रीबॉक ने वो हज पपीज वाले बनाते हैं, कोई बाहर हज पपीज है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करते हैं इन बिजनेसेस को, दीज आर बिजनेसेस which produce in more than one country. These are businesses which produce and sell in multiple countries. Which produce in multiple countries. असल में सेल एक्सपोर्ट के थ्रू भी हो सकता है, असल डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक इनका प्रोडक्शन है। ये वैसे काइंड ऑफ अंडरस्टूड है, डिसएग्री करते हैं, विच प्रोड्यूस इन मल्टीपल कंट्रीज। अब क्या वजह है कि ये एक्सपोर्ट करने की बजाय जगह जगह फैक्ट्रियां लगाते हैं, तो लिखे रीजंस फॉर बिकमिंग एमएनसी, मल्टीनेशनल, रीजंस फॉर बिकमिंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, reasons for becoming multinational corporation. Corporation. अच्छा जी, सबसे पहले reducing transportation cost, बुलेट्स में रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हमजा के लिए एयर जॉर्डन अगर अमेरिका से आएंगे तो बहुत महंगे पड़ेंगे, अगर नहीं पर बन रहे होंगे तो सस्ते पड़ेंगे, हैं? यहाँ मिलते नहीं है। अच्छा, उसके बाद दूसरा, हालांकि काफी बड़ी मार्केट है पाकिस्तान, लेकिन अनबिलीवेबली महंगी है, 50,000 का मेरे ख्याल में ये जॉब है। नहीं, कितना वो करते होगा उसमें तो, हाँ लेकिन वो ये है कि ये अराउंड आप 50,000 45,000 इस तरह से प्राइस है। हाँ चलो, सो रीजंस, अच्छा पहला अवॉइडिंग ट्रांसपोर्ट या रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दूसरा अवॉइडिंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, avoiding trade restrictions, इंडिया से चीज आने पे पाबंदी है तो इंडियन से ही आगे प्रोड्यूस कर लेंगे। तीसरी रीजन क्या है जगह जगह प्रोड्यूस करने की, गेनिंग एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज, गेनिंग एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज, बेटे शेल कहाँ की कंपनी है? हॉलैंड की। ब्रिटिश पेट्रोलियम ऑब्वियसली इंग्लैंड की। एनरॉन कहाँ की है? अमेरिका की। लेकिन तेल कहाँ निकल रहा है? कुवैत में, कतर में, सऊदीया में।
तो उनको ऑटोमेटिकली वही रिफाइनरी लगानी पड़ेगी जहां तेल निकलता है। डीबीएस अगर डायमंड बेचती है तो जहां डायमंड होंगे वही डीबीएस होगी, यानी एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद अगली रीजन क्या होती है जगह जगह प्रोड्यूस करने की? टेकिंग एडवांटेज ऑफ चीपर लेबर। टेकिंग एडवांटेज ऑफ चीपर लेबर, इस बात का बेटे मतलब ये है, बल्कि इसका मतलब क्या है इसकी लॉजिक बता देता हूँ बेटे। तकरीबन तो दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एशिया में रहती है, बल्कि एशिया में भी जाती है कहना। इंडिया में 5-6 मुल्कों को मिलाओ तो मेरे ख्याल में तो 1/3 इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मलेशिया। आई थिंक इन 6 को मिला लो तो है, आई थिंक इंडोनेशिया भी पाकिस्तान से ज्यादा है, 27-28 करोड़ है मेरे ख्याल में। हमारी अब आगे 23 करोड़ है, 23 करोड़ शायद हमारी है, उनकी 27-28 करोड़ है। बांग्लादेश की भी हमसे ज्यादा है, इंडोनेशिया भी, मलेशिया पे मुझे आज बांग्लादेश बांग्लादेश की भी आई थिंक हमसे ज्यादा नहीं, बांग्लादेश की क्या? अच्छा, मुझे मुझे इन कंट्रीज में से ना सिर्फ मलेशिया का कंफर्म नहीं है, लेकिन चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया, इन 5 के केस में समथिंग अराउंड इफ नॉट 1/3 then 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, समथिंग लाइक दिस। अच्छा जी, भाई असल बात बीच में रह गई, एमएनसीज पढ़ रहे थे हम लोग, और वो ये थी कि यूरोप के जो मुल्क हैं उन वो पूरा इंग्लैंड जो है उसकी आई थिंक पॉपुलेशन पंजाब से कम है या पंजाब के बराबर है। सो और ये अभी बड़ा मुल्क है वहां का, यूरोप के कई छोटे छोटे मुल्क भी होंगे, तो वहां पर टेक्नोलॉजी है लेकिन उनके पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं। तो उनके पास एक ऑप्शन क्या है कि अपने प्रोडक्शन यूनिट जो है वो एशिया में शिफ्ट कर लें। तो एमएनसी इसलिए हमारा एशियंस का कॉन्सेप्ट जरा करता है, लेकिन हाँ वो पूरा कॉलेज। अच्छा चलो ये बात भी समझ में आ गई। उसके बाद अगला क्या है? टेकिंग एडवांटेज ऑफ स्किल लेवल, उसमें टेकिंग एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। टेकिंग एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, टेकिंग एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। बेटे इस वक्त पाकिस्तान को डॉलर्स की डेस्परेटली जरूरत है। तो एक तरीका क्या है कि हम लोग कहें उसको माइक्रोसॉफ्ट को कहें कि भाई आप पाकिस्तान आ जाए, हम आपको मुफ्त जगह देते हैं, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, हम आपसे 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लेंगे, हम आपको वन विंडो ऑपरेशन करेंगे, आपसे कोई सरकारी महकमा वाला बंदा अंदर नहीं घुसेगा आपकी दीवार के, और उसके बदले वो क्या करेंगे, वो आपके लिए $2 बिलियन, $3 बिलियन, $5 बिलियन की यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बड़ी जरूरी है क्योंकि हमें डॉलर्स चाहिए। तो जब गवर्नमेंट्स डेस्परेट होती है, तो हमारे केस में तो इस पर डॉलर डेफिशिएंसी है, और कई मुल्क हो सकते हैं जहां पे रिसेशन आया हुआ है, काम नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो एमएनसी को कहती है यार तुम आप लोग टैक्स ना दें, आगे काम प्रोडक्शन तो करें ना, नौकरियां तो मिले लोगों को। वो अब हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन टेकिंग एडवांटेज तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स का बैकग्राउंड ये सबको समझ में आ गया। अच्छा जी, उसके बाद एक और लिखे, बस ये काफी है, वैसे कितने हो गए, और लिखना चाहिए जबरदस्ती से बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये 5 क्लियर कर देते हैं सिचुएशन को। अब हमारा अब एक एमएनसी के बारे में अगली लर्निंग क्या है कि जिस मुल्क में जाके वो फैक्ट्री लगाते हैं उस मुल्क में उनके आने का क्या असर होता है, तो लिखिए इम्पैक्ट ऑन द होस्ट कंट्री। जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान को उसके आने के क्या फायदे होंगे। इम्पैक्ट ऑन, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन होस्ट कंट्री हम लोग पहले कर रहे हैं, और उसमें भी बुलेट्स लिखें। हायर नेशनल आउटपुट, कोका कोला, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जब जहां अपना प्रोडक्शन करते हैं तो वो पाकिस्तान के आउटपुट पे काउंट होगा, हायर नेशनल आउटपुट। दूसरा हायर टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन, बैंक अल्फला, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सब यहाँ टैक्स दे रहे हैं।
तीसरा जॉब क्रिएशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, और तीसरा है टैक्स कलेक्शन, सॉरी हाँ जॉब क्रिएशन, नौकरियां मिलती हैं। चौथा, इनके आने का मुल्क को क्या फायदा होता है? क्विकर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, क्विकर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। जॉब जी, क्विकर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। बेटे जो लोग यहाँ पर नेस्ले में काम करते हैं, जो लोग यहाँ पर कोका कोला में काम करते हैं, जो लोग यहाँ पर शेल में काम करते हैं, जो लोग यहाँ पर फिलिप मॉरिस में काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अंग्रेजों से इन टच होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो वो कल्चर भी ट्रैवल करता है और आप सीखते हैं कि यार बोलने में क्या ऐसी बात है जो इतना तरक्की कर रहा है, तो वो कल्चर भी ट्रांसफर होता है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि जब मैंने यूफा में नौकरी शुरू की तो मेरी सारी मैनेजमेंट उस जमाने में एक कंपनी होती थी पाकटेल के नाम से, आपके बड़ों ने किया होगा इस्तेमाल उसका फोन। तो पाकटेल जो थी उसका पाकिस्तानी कल्चर था, दबा के रखना, खींच के रखना, सुन के रखना, कुछ तुम हंसता हुआ देख ले एम्प्लॉइज को बिना वजह उसको कोई काम दे देना। एक्चुअली मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, एक्चुअली ये हालात। उसके बाद जब यहाँ पर टेलीनॉर आई तो टेलीनॉर के केस में वाज अ वेरी डिफरेंट कल्चर। जीत जो अगर बैठे हुए खामोशी का कोई रोक टोक नहीं, अपना लैपटॉप लगा के काम करें, बात करनी है बाहर चले जाए, फिर बाहर अंदर आके काम शुरू कर दें। सो वेरी रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट। तो जब टेलीनॉर में काम करने के बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता यूनिफॉर्म में आना शुरू हो गया। उसके बाद यूनिफॉर्म भी बिक गई, सलाद के पास चली गई, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट ओनरशिप में थी। तो वो ठीक चेंज ऑफ कल्चर होता है। और इसी तरह से जब एक सलाद आदि और पाकिल के केस में जॉन ने उसको आई थिंक टेक ओवर किया, तो वो जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है। वरना लोकल कंपनी 4G और 5G कैसे डेवलप कर सकती है? पाकिस्तानी कोई कंपनी, कैन यू थिंक ऑफ अ सिंगल कंपनी तो यहाँ पर 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर या 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर कर ले? तो अभी हमारी हुकूमत क्या करती है, सिर्फ लाइसेंस देती है और मदद से हम सबको 4G मिल रहा है। मैं अपने स्कूल में बैठा होता हूँ, बच्चे के असाइनमेंट कर रहे होते हैं, मैं शेयर्स खरीद लेता हूँ क्लास के में हूँ। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा एक्चुअली स्कूल में। तो ये 4G के जो आप लोग काम कर रहे हैं सारे, जब पाकिस्तानी कंपनीज तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं कर रही और इतनी जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन होती है, 5G की बात करेंगे एंड सो ऑन, तो ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वो हो जाता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेटे, अगर ये बहुत बड़े सेटअप होते हैं तो आमतौर पे शहरों के बीच में उतनी जगह मिलना मुश्किल होता है। तो अगर ये थोड़ा सा बाहर की तरफ जाते हैं तो फिर ये कनेक्टिंग रोड्स, पावर जनरेशन वगैरह ये सारा कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, दो तीन लाइनें छोड़ के अब नेगेटिव इम्पैक्ट करने हो उस कंट्री पे कि जिस मुल्क में ये जाके बैठते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका क्या नुकसान होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का किसी को पता है? सबको पता है। चलो, वेस्ट पाकिस्तानी कंपनी। चलो जी, इनके नुकसान क्या है? पहला बड़ा मसला ये क्या है कि प्रॉफिट आउटफ्लोस माइट बी मच profit outflows might be much higher than investment inflows. Bracket में लिख लें in long run. Might profit outflows from country might be much higher than investment inflows from your for country. कोका कोला एक दफा फैक्ट्री लगाएगी, माइक्रोसॉफ्ट एक दफा फैक्ट्री लगाएगी, उसके बाद सारी उम्र उन्होंने प्रॉफिट वापस अमेरिका भी बाहर है हायर देन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोस पर इतना लिखो। दूसरा मसला क्या है? exploiting governments due to their significance in domestic economy. Exploiting governments due to their significance in domestic economy. Governments due to their significance in domestic economy. सुजुकी को पता है अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 800 सीसी गाड़ी बाकी कंपनियों को लाने दी, हम यहाँ से ऑपरेशन वाइंड अप कर देंगे, इनको मसला पड़ जाएगा इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। उसके बाद अगला क्या है?
डिसएडवांटेज लोकल वर्कर एक्सप्लॉयटेशन, ये अफ्रीकन कंट्रीज के केस में आई थिंक ज्यादा इशू है इनका। लोकल वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन, लोकल वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन। सेकंड लास्ट लिखे raising wage rates to attract efficient and skilled workers. Raising wage rates for attracting effective and efficient skilled workers away from domestic firms. Away from domestic firms. For attracting effective and skilled workers away from domestic firms. और आखिरी लिख लें raising cost and prices of raw material, being a larger buyer in domestic, raising raw material prices, being a large scale buyer in prices, being a large scale buyer in domestic economy.